हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ एससी के लिए अपना एसए का सेशन है, जिसमें आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट एसए का टॉपिक है बाल श्रम और भारतीय संविधान, ये दोनों का जो रिलेशन है, काफी इम्पोर्टेंट एसए का टॉपिक है, उसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना पहला जो इंट्रोडक्शन में आएगा कि बाल श्रम कहा किसको जाता है। सबसे बेसिक चीज पे हम लोग आते हैं। कहीं भी हम लोग अगर मेरे जो चैनल से अगर आपको एसेस का जो फॉर्मेट दिया जाता है, उसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बॉडीज के पार्ट में आते हैं, फिर कंक्लूजन में आते हैं, आईबीसी वाले टॉपिक में आते हैं हम लोग। तो ये जो बी वाला पार्ट होता है, बॉडीज वाला, इसको हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। पहले वाले भाग में हम लोग इसके थोड़े से हिस्ट्री को लिखते हैं और दूसरे वाले भाग में पूरा करंट अफेयर्स को लिखते हैं। थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर होता है अपने एसेस को कवर करने का, तो हम लोग कवर करेंगे। ठीक उसी तरीके से इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो बाल श्रम कहा किसको जाएगा, चाइल्ड लेबर होता क्या है, इसको देखना जरूरी है। तो बाल श्रम का तात्पर्य आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना, ठीक है, या फिर भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक रूप से कार्य करवाना ही बाल श्रम कहलाता है, या यानी कि चाइल्ड लेबर कहलाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई उद्योग होगा या फिर कोई कारखाना होगा, उसमें या तो बच्चे को बिना पैसा दिए हुए उनसे काम करवाया जाता है, मतलब कि ये आपका फ्री होगा, या फिर पैसे दे करके, ठीक है, कॉस्ट या फिर उनको पेमेंट दे करके अगर भी करवाया जाता है, उसके बाद उनको बहुत कम मात्रा में पेमेंट दिया जाता है, बहुत लो मात्रा में पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि ये भाई बाल, ये जो है वो बाल श्रम है। बहुत बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी था हम लोगों के लिए। तो बाल श्रम जो है, चाइल्ड लेबर जो है, अभी वो केवल विदेश में नहीं है, ठीक है। ये इंडिया के हर एक गांव में, भारत के हर एक गांव में मकर जाल की तरह फैल गया हुआ है। मीन्स मकड़ा का जाल आप लोगों ने देखा होगा, स्पाइडर का जाल आपने देखा होगा, उसके तरीके से ये फैल चुका है पूरी दुनिया में, ये इंडिया में। इसमें सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट किया है किसी चीज को, तो वो बचपन को इफेक्ट किया, तो इसने पूरे बचपन को अपने आगोश में ले लिया है। इसलिए आप देखते होइएगा कि बचपन, जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी जो बचपन है, वो कहीं पे आपको धुलती हुई नजर आ रही होगी। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर इस बार बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए गए हैं, उसको अभी हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ चलते हैं बडीज वाले पार्ट में। तो बालाश्रम, बाल श्रम जब होता है, तो इस कंडीशन में बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बीमारियों के शिकार होते हैं। पहले बच्चे करते क्या है, तो बच्चे जाते हैं कचरा उठाने के लिए, ठीक है। बच्चे जो है वो कचरा उठाने के लिए जाते हैं, यहाँ पे इनको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इनको इन्फेक्शन होता है। ये बहुत ऐसे बीमारियां हैं जिससे जूझ रहे होते हैं, और ये ऐसे बीमारियों से जूझते हैं जिसमें उनका बचपन और जवानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और एक बार वो बुढ़ापे की ओर जाकर के कदम रखते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां हैं। इसके साथ ही आप देखते होगा कि बचपन में अगर उनको सही गाइडलाइन नहीं दिया जाता है, होता क्या है उनके साथ, या तो वो नशे के चक्कर में पड़ते हैं, ठीक है। वो नशे में बहुत सस्ते जो नशे होते हैं, जैसे डाइल्यूटर, ठीक है, इस टाइप के नशे वो करते हैं। और फिर क्या होता है कि उनका जो पूरा जिंदगी है वो केवल नशे में और कचरा उठाने में ही बीत जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको जानना जरूरी है हम लोगों को। तो अगर वो संक्रमित बीमारियों से जूझ रहे होंगे तो उनको कब पता ही नहीं चलेगा कि उनका बचपन क्या था, उनकी जवानी क्या थी, वो डायरेक्ट बुढ़ापे में आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बुढ़ापे की ओर चले आते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसके ऊपर सरकार को, और इसके साथ साथ जो हमारे अगर ऐसे बोले तो नीति आयोग है, उसको भी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो भारत जैसे जो देश है, इसमें 40% से अधिक लोग निर्धनता में अपनी जिंदगी बिताते हैं। मतलब अगर पूरे भारत में 100 आदमी होगा, ठीक है, 100 आदमी होगा, तो इसमें से 40 आदमी जो है वो निर्धन है, ठीक है, 40 आदमी जो है वो निर्धन है। यहाँ पर केवल 60 आदमी यहाँ पे मिडिल क्लास में, और फिर यहाँ पे जो धनी लोग होंगे उसमें गिने जाएंगे। इम्पोर्टेंट है ये। तो ये जो बच्चे होते हैं वो इसी 40% जो लोग होते हैं उनके लिए ये काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा
जो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता है वो फिर बालाश्रम के लिए या फिर बाल श्रम के लिए नहीं जाएगा वो, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाते ही हैं। लेकिन ये 40% जो लोग होते हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ पे काम करते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये इन्हीं के लिए कार्य करते हैं, ये 40% लोगों के लिए जो गरीबी रेखा में आते हैं या फिर पूरी तरीके से गरीब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको देखा जाए तो बोल सकते हैं कि निर्धनता जो है ना वो बाल श्रम के लिए सबसे प्रमुख कारण है। पहला कारण अगर आता है तो बाल श्रम का, तो निर्धनता ही आता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करता है तो वो बाल श्रम करने के लिए नहीं जाएगा। और दूसरा अगर इसके लिए फैक्ट आता है, जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उसको आप देखिएगा तो सस्ती मजदूरी इसके लिए आता है। क्योंकि सस्ती मजदूरी के लालचे में क्या होते हैं, जितने उद्योग वाले लोग होते हैं ये सोचते हैं कि कितना सस्ता लेबर का हम इंतजाम करें, और फिर वो बच्चे को उठा के लाते हैं और उनका शोषण करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और फिर क्या होता है कि एक वो बाल श्रम को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। बट अगर ये एक प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए मेंशन किया गया हुआ है, और इसको फंडामेंटल राइट से लेकर के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया हुआ है, इसके साथ ही इसको फंडामेंटल राइट में भी जोड़ा गया हुआ है। तो इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए गए हैं, जिसमें ये बोला गया कि 14 साल से कम के जो बच्चे होंगे वो किसी भी सूरत में कारखाने में या फिर ऐसे जोखिम भरे रोजगार में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। जोखिम भरे रोजगार में फटाके की फैक्ट्री भी होती है, और जोखिम भरे रोजगार में लोहे की फैक्ट्री भी होती है, जहाँ पे उनके जान को खतरा होता है, तो वो जोखिम भरे कार्य होते हैं। इसके साथ ही दारू की जो फैक्ट्री होती है उसको भी जोखिम भरे कार्य, रासायनिक जो कारखाने होते हैं उसको भी जोखिम भरे कार्य में गिना जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए डीपीएसपी में इसको जब जोड़ा गया हुआ था तो राज्य को ये स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया गया था कि जो बच्चे होंगे, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे, उनको राज्य की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, डीपीएसपी में इसको जोड़ा गया हुआ था कि वो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी। बट डीपीएसपी सबको पता है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए कहीं कहीं पे इसमें प्रॉब्लम भी आते हैं। लेकिन हर एक गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया था और 14 साल से कम के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा अवेलेबल करवाया गया हुआ था, ठीक है। और इसके साथ ही जो ये आपका बाल श्रम है या फिर बाल श्रम है, इसको समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया हुआ था। ये सारे कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट वाले मैटर को हम लोगों ने वो आपका पॉलिटी 1000 MCQs वाला जो सीरीज है उसमें हम लोग कवर किए हुए हैं, ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है, आप उस वीडियोज को जाकर के देख सकते हैं। इसको करंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब यहाँ पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन कानून जब भी बनता है तो सेंटर वाले लॉ को जहां तक स्टेट का लॉ काटता है वहां तक स्टेट का लॉ जो होगा वो फेल्योर होगा, लेकिन सेंटर वाले लॉ जो है यहाँ पे कार्य करते हैं, ठीक है। या फिर दोनों के लॉ अलग अलग तरीके से भी बने हो तो दोनों के लॉ काम करते हैं। ये सारे बेसिक मैटर है जो हम लोग पॉलिटी 1000 MCQs वाले में कवर किए हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया हुआ था कि इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। बाकी अगर हम आए तो केंद्र ने भी बाल श्रम निषेध के लिए जो है 1986 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसमें यह बोला गया था कि भाई बच्चे जो भी होंगे 14 वर्ष से कम उम्र के, उनको कठिन एवं जोखिम भरे उद्योग में काम करने नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही फैक्ट्री कानून जो लाया गया हुआ था, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट जो लाया गया हुआ था 1948 में, इसमें भी ये स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया गया कि 14 वर्ष से जो कम के बच्चे होंगे उनको किसी भी ऐसे कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा जहां पर उनके जान को जोखिम होगा। बट यहाँ तक तो सारी बातें थी। अब अगर रूल आते हैं तो उसको क्या होता है कि उसका आप बोलते हैं कि तोड़ भी लाया जाता है या फिर उसको फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन 1996 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर करता है और बोलता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्ट्रिक्ट डिसीजन आता है कि संघ और राज्य, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों लोग ऐसे बच्चों की पहचान करेंगे, ठीक है, जो ऐसे खतरनाक फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, और उनका जो डेटा होगा वो पहले पब्लिक किया जाएगा। और इसके साथ ही जो बाल श्रम पुनर्वास कार्यक्रम है इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बाल श्रम पुनर्वास कार्यक्रम क्या होगा, तो इसमें जो भी बाल श्रम है उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसके स्थापना की बात कही गई। और वैसे लोग
जो श्रम कानून का उल्लंघन करेंगे उनको इसमें अंशदान देना पड़ेगा, जिससे कि जो बाल श्रमिक होंगे उनको उनके पढ़ाई लिखाई के लिए जो है वो पैसे की का इंतजामात किया जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था फर्स्ट टाइम 1996 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सारे वर्क हुए। लेकिन अगर हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आएंगे तो बाल श्रम जो है वो मूल इसका जो कारण है वो निर्धनता है और अशिक्षा है। जब तक हम लोग निर्धनता और अशिक्षा को खत्म नहीं करेंगे तब तक बाल श्रम खत्म नहीं होगा, क्योंकि निर्धनता खत्म अगर हो जाएगी तो फिर उनके भी बच्चे जो 40% वाले में आते हैं, इनके भी बच्चे बाल श्रम करने से या बाल श्रम करने से रुक जाएंगे, और फिर शिक्षा जब होगी तो अच्छे अच्छे जॉब लेंगे ये लोग। तो सबसे पहले इन दो चीज पर ध्यान देना होगा, निर्धनता और अशिक्षा पर, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रशासनिक जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे उनके तरफ से जो डिसीजन लिया जाएगा। फिर आपका सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर कैसे होगा, सपोज दैट एक जज है, ठीक है, उसके घर में एक बच्चा होता है, ठीक है, एक बच्चा होता है, वो कभी भी अपने घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बच्चे ही नियुक्त करते हैं, ठीक है, किसी एक वयस्क व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाता है और इसका शोषण किया जाता है, ठीक है, इसका शोषण किया जाता है, ये किसी काम का नहीं रह जाता है इसके बाद। तो सामाजिक तौर पे भी इसके ऊपर ध्यान देना होगा, व्यक्तिगत तौर पे भी ध्यान देना होगा कि आपकी नैतिकता क्या बोलती है। तो बिना ये सारे किए हुए हम लोग कभी भी जो बाल श्रम है उसको नहीं रोक सकते, इसलिए इस सारे के ऊपर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी हम इसको खत्म कर सकते हैं। ये एक बेसिक आपका समझ था बाल श्रम और भारतीय संविधान का, इसके ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वो सारे फैक्ट्स जोड़ दिए गए हुए हैं, ठीक है, सारे फैक्ट्स इसमें आपको इंक्लूड कर दिए गए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये YouTube का पहला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में CAPF के लिए कंटेंट अवेलेबल करवाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल नए है और आपको आपके सपोर्ट की भी इस चैनल को जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।